तो गाइस, टॉपिक हमारा चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। राइट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि आपके पास एक पुष्प की क्या संरचना होती है, नर भाग, मादा भाग। हमने बात की कि हमारे पास एक जो पुष्प है, एक पुष्प में जो हमारे पास नर भाग है उसका एक सदस्य ये होता है पुंकेसर। पुंकेसर आपके पास ये परागकोश और ये पूतंतु से मिलकर के बना होता है। पराग कोश का हमने सेक्शन भी कट करके देखा। पराग कोश का जब हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो इस तरीके से 4 कॉर्नर पर हमें नज़र आई 4 लघु बीजाणुधानियाँ। अच्छा भाई, आपके पास प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के बाहर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे पास इस तरीके से कितने लेयर होती है। आपके पास 4 लेयर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है, 1 2 3 एंड ये 4। तो इस तरीके से 4 लेयर्स हमारे पास यहाँ पर होती है। बाहर वाली अधिचर्म होती है, फिर अंतस्थिशियम होती है, फिर मध्य परत होती है, फिर हमारे पास टैपेटम होती है। आज हम बात करेंगे कि भाई ये जो 4 लेयर्स है जो कि हमारे पास इस एक लघु बीजाणुधानी के बाहर होती है, ये एक हमारी लघु बीजाणुधानी जिसके बाहर ये इस तरीके से 4 लेयर्स होती है। तो इन 4 परतों का निर्माण कैसे हुआ और इस लघु बीजाणुधानी का विकास भी कैसे हुआ, ये आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो गाइस, हम बात कर लेते हैं कि पहले जब हमारे पास एक पुष्प का विकास अभी नहीं हुआ और जब पुष्प का विकास शुरू होता है, पुष्प बनने लगता है, तो नर भाग और मादा भाग का विकास कैसे हुआ। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर नर भाग का विकास। गाइज, आप हमेशा याद रखेंगे कि नर भाग का विकास करना हो या फिर मादा भाग का विकास करना हो, हमारे पास एक शुरुआती जो कोशिका होगी, यह कोशिका कहलाएगी प्रपसु कोशिका। क्या कहलाएगी? प्रपसु कोशिका। और गाइज, आपके पास ये जो प्रपसु कोशिका है, इसी को ही कहा जाता है आर्किस्पोरियल कोशिका। कौन सी कोशिका कहा जाता है? आर्किस्पोरियल। हमारे पास ये जो प्रपसु कोशिका है, हुआ क्या? हमने कहा कि एक पराग कोश का डेवलपमेंट, एक पराग कोश जहाँ पर 4 कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियाँ हैं, एग्जैक्टली ये 4 कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियाँ विकास होने से पूर्व सबसे पहले हमारे पास अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह आप समझ गए होंगे कि आपके पास ये सभी कोशिकाएं कैसी हैं? समान प्रकार की कोशिकाएं हैं। और हमारे पास जब पराग कोश का परिवर्धन होता है तो ये इनमें से 4 कॉर्नर पर एक एक कोशिका विभेदित हो जाती है, अपने आप को मान के चलती है आपके पास प्रपसु कोशिका। और प्रपसु कोशिका यहाँ डिफरेंशिएट होती है। प्रपसु कोशिका, सबसे पहली बात इसका आकार, तो इसका आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के साथ साथ और क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है उसके पश्चात ये अन्य कोशिकाओं से विभेदित हो गई। अब यहाँ विभाजन हुआ, विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी। एक कोशिका कहलाई प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी कोशिका कहलाई प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो यहाँ प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसको आगे लेकर के चलते हैं। हमारे पास ये हमारी 2 कोशिकाएं, ये हो गई प्राथमिक भित्तीय कोशिका और ये हो गई प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका काम क्या करेगी, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, यह प्राथमिक भित्तीय कोशिका आपके पास बोल के आ सकते हैं इस तरीके से भी विभाजन करेगी और हमारे पास तो अपनत और परिणत
दोनों प्रकार के विभाजन करती है। तो यहाँ इस प्रकार प्राथमिक भित्तीय कोशिका, यहाँ पर क्या हुआ, विभाजन, डिवीज़न, और इसमें विभाजनों के परिणाम स्वरूप हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 लेयर, जैसे कि आपके पास अधिचर्म, अंतस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम, इनका निर्माण होता है। आगे आ जाइए गाइस। अब आई हमारे पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो ये हमारी यहाँ भाई जैसा कि यहाँ पर आपके पास ये 1, 2, 3, 4 लेयर का निर्माण हो गया, तो आपके पास नीचे क्या बचे, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक हो गया, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अब हमारे पास विभाजन में जाती है। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में जब विभाजन होता है, तो आपके पास हमें पता है कि कोशिका विभाजन जब करती है तो आपके पास 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से हमारे पास मिल के आ सकते हैं। कोशिकाओं का क्या बनता जाता है, समूह बनता जाता है। और ये जो कोशिकाओं का समूह बना है, आपके पास ये जो कोशिकाओं का समूह है, ये कहलाता है बीजाणु जन उत्तक। और यहाँ बीजाणुजन उत्तक, उत्तक समझ रहे, कोशिकाओं का समूह। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजन के द्वारा, डिवीजन के द्वारा विकसित हुआ क्या, बीजाणुजन उत्तक। और बेटे बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका, बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका, देखते हैं क्या बोलते हैं इसे। हमारे पास ये हमारा बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक के बाहर ये हमारी 4 परतें, और ये बीजाणुजन उत्तक में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के समूह में से एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका हमारे पास कहलाई लघु ये कहलाई लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हमारे पास बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका कहलाई लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य होता है लघु बीजाणुओं का निर्माण। क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं, तो आज हमने ये डिस्कस किया कि किस प्रकार एक प्रपसु कोशिका से आपके पास ये चारों परतों का निर्माण होता है, और किस प्रकार हमारे पास इस तरीके से ये बीजाणुजन उत्तक का विकास होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास ये जो चारों लेयर्स हैं, चारों लेयर्स का फंक्शन क्या है, चारों जो परतें हैं हमारी, इन चारों परतों का फंक्शन क्या है। तो गाइस देखते हैं, परतों का फंक्शन जानने से पहले कुछ थ्योरी देखते हैं इसके रिगार्डिंग, कि हमारे पास विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक परागकोश एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा के द्वारा आवृत अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है, जिसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप 4 परागपुटों का विभेदन होता है। और प्रत्येक परागपुट के अधस्वक कोशिकाएं, सबसे पहली बात 4 परागपुटों का विभेदन हुआ था, मैंने आपको डायग्राम में बताया। अच्छा, और प्रत्येक परागपुट में कुछ अधस्वक यानी आपके पास हाइपोडर्मल सेल्स अन्य कोशिकाओं से हुई आकार में बड़ी, और जो कोशिका आकार में बड़ी हुई तथा आपके पास द्रव्य सघन हुआ, ऐसी कोशिका कहलाई प्रपसु कोशिकाएं। और गाइस आप एक लाइन याद रखेंगे कि हमारे पास ये जो प्रपसु कोशिकाएं हैं, ये प्रपसु कोशिकाएं यानी आर्कीस्पोरियल कोशिका, हमारे पास इसमें विभाजन होता है, और विभाजन होकर के 2 हमारे पास लघु बोल कह सकते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारे पास
हमने बात की। प्रत्येक कोशिका एक परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और ये लाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करेगी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करेगी। प्राथमिक भित्तीय कोशिका हमारे पास प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करेगी, परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सीधे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। हमारे पास इस प्रकार प्रत्येक परागकोश परिवर्धन के फलस्वरूप हमारे पास दो भागों के अंदर, दो स्पष्ट भागों में विभेदित हो जाता है एक परागकोश। एक हो गई परागकोश भित्ति और एक हो गई बीजाणुजन कोशिकाएं। आपके पास ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि प्रत्येक परागकोश जब परिवर्धन हुआ तो दो स्पष्ट भागों में कैसे विभेदित हुआ। जैसा कि अभी आपको डायग्राम में बताया कि हमारे पास ये दो भाग, ये वाला एक तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, ये भाग हमारे पास भित्तीय भाग कहलाता है, जो कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका से विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत हमारे पास ये चार लेयर्स, चार परतें हमारे पास आ जाती हैं। और दूसरा भाग ये बीजाणुजन उत्तक, जिसकी प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस प्रकार दो भाग हमारे पास हमें क्लियर होते हैं। आगे आ जाइए, पराग कोश की भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, हमने अभी अभी बात की कि हमारे पास ये जो लघु बीजाणुधानी, इसके बाहर ये टैपेटम, इसके बाहर 2 से 3 लेयर की मध्य परत, इसके बाहर हमारी अंतस्थिशियम और उसके बाहर हमारी अधिचर्म। तो यहाँ पर ये जो हमारी अधिचर्म, अंतस्थिशियम, मध्य परत और टैपेटम है, ये कार्य क्या करती है, ध्यान दीजिएगा। पराग कोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिका से होता है, सही बात है। परिपक्व अवस्था में अनुप्रस्थ काट में ये 4 स्तरों में विभेदित दिखाई देती है। डायग्राम में नजर भी आ रहा है 4 विभेदित स्तर। चारों स्तर परिधि से केंद्र की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अगर हम परिधि से केंद्र की ओर चलेंगे तो हमारे पास परिधि से केंद्र की ओर चलने पर, ये परिधि से हम केंद्र की ओर चल रहे हैं, तो हमारे पास ये बाहर से अंदर की ओर 4 परतों में ये व्यवस्थित रहती है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थिशियम, मध्य स्तर और पोषोतक। अब इनमें से प्रत्येक लेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाह्य त्वचा परागकोश भित्ति का सबसे बाह्य कोशिकाओं का एकल स्तर है, जो परागकोश की सुरक्षा का कार्य करता है। परिपक्व परागकोश की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। ये लाइन हमें याद करनी है कि भाई हमारे पास ये जो परागकोश भित्ति का सबसे बाह्य स्तर है और एकल स्तर होता है, यहाँ पर आपके पास सिंगल लेयर होती है, तो यानी एकल स्तर होता है। और ये कार्य क्या करेगा, परागकोश की सुरक्षा का कार्य करेगा। कोशिकाओं के बारे में बता देंगे कि कोशिकाएं स्पर्श रेखा की दिशा में इस प्रकार से कैसी होती है, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास दीर्घित और चपटी होती है। फिर बात हम कर लेते हैं आपके पास इसके अंदर जो हमारी सेकेंड लेयर है, अंतस्थिशियम। अंतस्थिशियम बाह्य त्वचा के बिल्कुल ठीक नीचे कोशिकाओं का क्या होता है, एकल स्तर। कोशिकाओं का एकल स्तर, इसमें कोशिकाएं कैसी होती है, मोटी, त्रिज्यत, दीर्घित होती है। अच्छा भाई, हमारे पास कोशिकाएं मोटी, त्रिज्यत और दीर्घित, एलोंगेटेड होती है, और इनकी आंतरिक ही जो स्पर्श रेखीय भित्तियां हैं, इन पर अल्फा सेलुलोज जमा हो जाता है। अल्फा सेलुलोज का जब आपके पास यहाँ पर जमा हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर अल्फा सेलुलोज का क्या हो गया है, जमाव हो गया है। अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाने के कारण यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है, इस तरीके से रेशेदार पट्टियाँ बन जाती हैं। और ये कोशिकाएं कैसी हो गई, ये कोशिकाएं हमारे पास वाटर इनको चाहिए, यानी आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है कि आपके पास यहाँ पर इनको वाटर मिलता रहेगा, जल मिलता रहेगा,
तो आपके पास मिल के आ सकते हैं, ये अपनी प्रॉपर शेप में रहती है। और यदि इनको जल नहीं मिलता है तो इनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। और ये तनाव और खिंचाव ही तो हमें चाहिए कब, जब हमारे पास ये जो हमारी लघु बीजाणुधानी है, इसमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इन मात्र कोशिकाओं से हम लघु बीजाणु बनाएंगे और लघु बीजाणुओं से पराग कणों को विकसित करेंगे। और जब ये पराग कणों से भर जाएगी तब हमें पराग कोश को स्फुटित करना होता है, आपके पास इसको फटना होता है ताकि पराग कण मुक्त हो सके। तो हमारे पास इन पराग कणों को मुक्त होने के लिए चूँकि पराग कोश का फटना ज़रूरी है, तो पराग कोश की ये जो सेकेंड लेयर है जिसका नाम है अंतस्थिशियम, ये हमारे पास बहुत अच्छे से क्या करती है, मदद करती है। तो आपके पास इसका बेसिक फंक्शन क्या हो गया, पराग कोश स्फुटन में मदद करना। सेकेंड लेयर के बारे में बात हो गई। आगे चलते हैं, आपके पास तीसरी लेयर के बारे में बात करते हैं। जो हमारी तीसरी लेयर है, अंतस्थिशियम के अंदर की तरफ कोशिकाओं की 1 से लेकर के 3 लेयर होती है, आपके पास मध्य स्तर का निर्माण करती हैं। और ये कोशिकाएं कैसी होगी, पतली वित्तीय युक्त होती है और अल्पकालिक होती है। गाइस एक लाइन आपको यहाँ पर क्लियर करनी चाहिए कि हमारे पास ये जो तीसरी लेयर हमें नज़र आ रही है, जो थर्ड लेयर है हमारी तीसरी लेयर, जिसे कि मध्य परत के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये सिंगल लेयर नहीं होती, अर्थात यहाँ पर ये बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के, और आपके पास पहली बात तो 2 से लेकर के 3 लेयर जो होती है, ये हमारे पास मध्य परत कहलाती है। कोशिकाएं जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है डायग्राम के अंदर, पतली भित्ति वाली होती है और अल्पकालिक होती है, विशेष कोई रोल इसका नहीं होता है। और हमारे पास अब हम बात करने वाले हैं मध्य स्तर के भीतर जो हमारी चौथी परत है, जिसे कि टैपेटम के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास टैपेटम को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पराग कोश हमारे पास लघु बीजाणुधानी, इसके ठीक बाहर ये टैपेटम, ये 2 से 3 लेयर मध्य परत, ये अंतस्थिशियम और ये अधिचल। हमारे पास टैपेटम पराग कोश भित्ति का सबसे आंतरिक व विशिष्ट स्तर, वेरी गुड, सबसे आंतरिक स्तर है, विशिष्ट स्तर है। क्या विशिष्ट होता है इसमें, ये लाइन हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। हमारे पास परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक और विशिष्ट स्तर है, इसकी जो कोशिकाएं होती है बेटे, कोशिकाओं की एक विशेषता होती है। ये जो आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ये तो हमारा केंद्रक। अच्छा भाई, हमारे पास तो ये इस तरीके से ये केंद्रक हो गया, और जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये कोशिका द्रव्य, और जो कोशिका द्रव्य है ये सघन जीव द्रव्य होता है। सघन जीव द्रव्य मतलब भरपूर जीव द्रव्य, भोजन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, आपके पास खूब अच्छे से जो है वो पोषक पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमने बात की कि हमारे पास पराग कोश भित्ति का सबसे आंतरिक और विशिष्ट स्तर होता है, ठीक बात। और ये बीजाणुजन जो हमारा स्तर है, इसके ठीक बाहर पाया जाता है, वो भी डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था तक यह स्तर पूर्ण विकसित हो जाता है। तो अब ये लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था क्या है, ये लाइन हमें समझ में आनी चाहिए। तो हमारे पास एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अंदर जो हमारी बीजाणुजन कोशिका थी, जिसने बीजाणुजन उत्तक विकसित किया, उसमें से प्रत्येक कोशिका कहलाई लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब अर्धसूत्रीय विभाजन में जाएगी तो इस तरीके से 1 2 3 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। थोड़ा सा और क्लियर करके देख सकते हैं, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये भी अर्धसूत्रीय विभाजन में जाएगी तो 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और ये 4 अगुणित कोशिकाएं, इनमें से प्रत्येक कोशिका कहलाएगी लघु बीजाणु। और गाइस आप एक लाइन क्लियर करेंगे कि हमारे पास लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु जब एक साथ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, जुड़ी हुई फॉर्म में होते हैं, तो हम इन्हें चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्क। तो यहाँ पर हमारे पास लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था तक यह स्तर पूर्ण विकसित हो जाता है।
लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था आएगी और ये स्तर पूर्ण विकसित हो जाएगा। कौन सा? टैपेटम। जो चतुष्क अवस्था आने तक हमारे पास टैपेटम स्तर जो है ये पूर्ण विकसित हो जाता है। अच्छा भाई, हमारे पास कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है वो आपके पास सघन होता है और केंद्रक भी जैसा कि है आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। ठीक बात है। आगे देखते हैं। परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं क्या करती है? प्रायः बहुकेंद्रकी और बहुगुणित हो जाती है। गाइस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास परिपक्व अवस्था में होता क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हम टैपेटम को यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी टैपेटम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो देखिएगा, ये टैपेटम की कोशिकाएं आपके पास बोल के आ सकते हैं सुस्पष्ट केंद्रक, सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। ठीक बात है। यहाँ पर ये कोशिकाएं टैपेटम की, ये इनका केंद्रक, स्पष्ट केंद्रक और ये हमारे पास सघन जीव द्रव्य। बेटे हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा कि परिपक्व अवस्था, जब ये कोशिकाएं मैच्योर होगी, परिपक्व होगी, तो आपके पास बहुकेंद्रकी और बहुगुणित हो जाती है। तो एग्जैक्टली बहुगुणित कैसे होगी? बेटे ध्यान दीजिएगा, जब दो कोशिकाओं, जैसे ये दो कोशिकाएं हैं, जब दो कोशिकाओं के मध्य की परत डिसॉल्व हो जाती है आपके पास, तो ये दो कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका बना लेती है। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही होता है। हमारे पास ये जो बीच की परत है ये हमारे पास क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है। और गाइस जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि जब बीच की परत हमारे पास यहाँ पर डिसॉल्व हो गई है, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? हमारे पास ये जो दो कोशिकाएं थी, ये दो कोशिकाएं हमारे पास, ये देखिएगा, ये दो कोशिकाओं ने मिलकर के एक सिंगल लेयर बना लिया है। ये दो कोशिकाएं एकल परत के रूप में यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं। और गाइस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक टैपेटम की जो कोशिकाएं हैं वो आपके पास बहुकेंद्र की, मतलब एक से अधिक केंद्रक, और आपके पास लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है, जब एक से अधिक केंद्रक होंगे तो गुणिता तो अवश्य ही क्या हो जाएगी? वह गुणित हो जाएगी। तो हमारे पास आवृतबीजी पादपों में हमने बात कर रही कि ये जो टैपेटम है ये स्वभाव के आधार पर दो तरीके की होती है। एक होती है अमीबीय प्रकार की और एक होती है ग्रंथिल प्रकार की। आप याद रख लेंगे कि हमारे पास टैपेटम दो तरीके की होती है, आपके पास अमीबीय तथा स्रावी ग्रंथिल टैपेटम। गाइस टैपेटम की कोशिकाओं में, अब हम टैपेटम की एक कोशिका को और अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि टैपेटम की कोशिकाओं में और क्या मिलता है। बेटे आप ध्यान रखेंगे कि टैपेटम की कोशिका और टैपेटम कोशिकाओं में कुछ डिफरेंट कलर से अपन इसको बताते हैं। आपके पास एक वसीय प्रकृति की गोलाकार रचनाएं पाई जाती है। तो वसीय प्रकृति की, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर के गोले आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये वसा की प्रकृति है, वसा की प्रकृति के हैं और वसीय प्रकृति की गोलाकार रचनाएं हैं। और ये जो रचनाएं हैं इसमें से प्रत्येक रचना हमारे पास कहलाती है प्रोयूबिस्काय। क्या कहलाती है गाइस? प्रोयूबिस्काय। हमारे पास ये जो प्रोयूबिस्काय है, यहाँ देखिएगा प्रोयूबिस्काय, एक लाइन आपके पास आता है, एक नंबर का क्वेश्चन। प्रोयूबिस्काय से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, टैपेटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार जो रचनाएं पाई जाती है इन्हें प्रोयूबिस्काय के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास ये हो गई हमारी प्रोयूबिस्काय। अब हमारे पास ये जो प्रोयूबिस्काय है इसके ऊपर क्या हुआ? प्रोयूबिस्काय के ऊपर आपके पास कुछ स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जो है वो जम जाता है। तो प्रोयूबिस्काय, इसके ऊपर हमारे पास कुछ
स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जम जाता है और स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ, ये देखिए इस प्रकार से, ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जो येलो ब्लू कलर का जो प्रोयोबिस काय है, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ हमारे पास जम गया और जमने के कारण ये हमारे पास अब परिवर्तित हो गई किसमें, ये हमारे पास अब परिवर्तित हो गई है यूबिस काय, ये परिवर्तित हो गई है हमारे पास अभी यूबिस काय में। तो इस प्रकार हमारे पास टैपेटम कोशिकाओं में यूबिस्काय का निर्माण होता है और ये जो यूबिस्काय है ये जाकर के जब आपके पास परागकण बनेंगे तो परागकणों का जो बाह्य आवरण है, जैसे कि बाह्य चोल भी कहा जाता है, आपके पास वह निर्माण में मदद करेगी। अभी हमने परागकण की संरचना नहीं देखी है, अभी नेक्स्ट आपको परागकण की संरचना दिखाएंगे। तो परागकण की संरचना के अंदर आप देखोगे कि आपके पास एक आउटर लेयर है, बाहरी परत है जिसे कि बाह्य चोल के नाम से जाना जाता है। एक हमारे पास आंतरिक परत है जिसे कि आपके पास अंतःचोल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ बाह्य चोल के विकास में आपको लाइन वहाँ पर पढ़ने को मिलेगी कि बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। तो हमारे पास ये बाह्य चोल बनाने में इस प्रकार ये यूबिस्काय मदद करती है। और यूबिस्काय का निर्माण कैसे होता है ये लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो टैपेटम कोशिकाएं हैं आपके पास सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, बहु केंद्र की हो सकती है, बहुगुणित हो सकती है। हमारे पास ये जो कोशिकाएं हैं दो तरीके की होती है स्वभाव के आधार पर, अमेवीय हो सकती है, आपके पास स्रावी ग्रंथिल प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पर टैपेटम कोशिकाओं में पाई जाने वाली कुछ वसीय प्रकृति की गोलाकार रचनाओं को कहा जाता है प्रोयूबिस्काय। और प्रोयूबिस्काय के ऊपर ये जो येलो येलो आपको जमाव दिखाई दे रहा है, ये येलो येलो जमाव हमारे पास स्पोरोपोलेनिन का है। आपके पास जब प्रोयूबिस्काय के ऊपर स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर पूरी बनी है ये कहलाती है यूबिस्काय। और आपके पास ये जो यूबिस्काय है ये परागकण निर्माण में मदद करेगी, परागकणों के बाह्य चोल निर्माण में मदद करेगी। हमारे पास इस प्रकार अगर हम बात करें तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में स्त्रावी प्रकार की टैपेटम पाई जाती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में कैसे टैपेटम पाई जाती है? स्त्रावी प्रकार की टैपेटम पाई जाती है। ये लाइन हमें याद रखनी है। परागकणों के परिवर्धन में टैपेटम क्या करती है? पोषण प्रदान करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी सहयोग प्रदान करती है। गाइस आप एक लाइन याद रखेंगे कि हमारे पास ये जो टैपेटम है ये सघन जीव द्रव्य तो होता ही है, भोजनी कमी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ क्या करती है? पोषक पदार्थों को भेजने का कार्य करती है, अर्थात पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। हमारे पास इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि एक कार्य तो अभी हमें समझ में आया कि हमारे पास किसका निर्माण करेगी, आपके पास परागकणों के बाह्य चोल निर्माण में मदद करती है। और कैसे करेगी? अपने यूबिस्काय को वहाँ पर जमा करके करेगी। तो इस तरीके से हमारे पास यदि किसी भी कारणवश किसी पादप में परागकणों का ह्रास हो जाता है, हमारे पास टैपेटम का ह्रास हो जाता है परागकणों के विकास से पूर्व, तो उसके परागकण आपके पास क्या हो जाते हैं? बंधे अथवा रुद्र वृद्धि वाले होते हैं। मतलब आपके पास यदि टैपेटम का विकास नहीं होगा तो अंदर हमारे पास जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी में भी आपके पास लघु बीजाणुओं का विकास होगा। और अगर लघु बीजाणुओं का विकास नहीं प्रॉपर हो पाएगा तो आपके पास परागकण भी आपके पास प्रॉपर नहीं बनेंगे, अर्थात परागकण कैसे होंगे? बंधे होंगे। तो हमारे पास